अपने उम्मीदवार चूंकि चिराग पासवान ने कम उतारे थे, गिनती से उतारे थे, तो इन सीटों पे आपकी जीत हो गई। लेकिन वहीं अगर तरारी की बात करें तो उपचुनाव यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 2024 में जब नीतीश कुमार वापस आए तो एक पूरा जिला जो है जो महागठबंधन के खाते में था, वो सारे विधायकों को अपने खाते में कर करके हुले हो रहा है। महागठबंधन जीत जाती हो और 2 सीट सिर्फ एनडीए गठबंधन को मिलता हो तो इसका मतलब है कि ये एनडीए गठबंधन के लिए कबाड़ी है कि दूसरे ही दिन मिल गया आशीर्वाद, पोस्टर लग गया, चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। बिहार में यह भी कह दिया गया कि अस्पताल की स्थिति कौन ठीक करेगा, चिराग करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भीतर की बात। चिराग पासवान भाजपा को देंगे झटका। नीतीश के इशारे पर 8 जून को सीएम कुर्सी के लिए ठोकेंगे खूंटा। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे बाबा पूरी जानकारी के साथ है कि आखिरकार चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। जो मुलाकात हुई थी चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पटना में, उस मुलाकात में क्या कुछ बात हुआ था जो आज तक खुलकर बाहर नहीं आया है। तो हम तमाम राजों से आज पर्दा खोलेंगे और 8 जून को जो चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, सीएम कुर्सी के लिए खूंटा ठोकने वाले हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। तो सीधा हम बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, चिराग पासवान भाजपा को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर लिए हैं और अब वो सीएम कुर्सी पर खूंटा ठोकने जा रहे हैं और 8 तारीख को शक्ति प्रदर्शन। विकास, आपने जो बात कही कि वो सीएम कुर्सी पर खूंटा ठोकने जा रहे हैं, खूंटा उन्होंने ठोक दिया है अब उसको सिर्फ सीमेंटेड करना है। कभी कभी आप देखे ना कि जैसे आप ईटा को देखिएगा तो मजबूत करने के लिए सीमेंटेड किया जाता है और उसका प्लास्टर भी कर दिया जाता है कि ईटा नजर भी नहीं आए कि जो लोग उसको तोड़ पाए। तोड़ने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है। जो वर्तमान बिहार की राजनीति है, उस राजनीति में आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार में इस बार विधायक का चुनाव नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, कुर्सी की चुनाव हो रही है। और मुख्यमंत्री के चुनाव में आप जानते हैं कि यहाँ विधायकों का बाद में नंबर आता है, पहले नंबर आता है कि कौन पार्टी कितना ज्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना मजबूत दावा पेश करती है। इसके लिए कई लोग आपको नजर आए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा दाव आपको याद होगा कि मैंने एक खबर किया, इस खबर में मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग जो थिंक टैंक है वो अलग अलग एंगल पे काम कर रहा है। बिहार भाजपा पूरी तरह से एकदम समझिए उसको पता ही नहीं चल रहा है बिहार भाजपा के नेताओं को कि हो क्या रहा है, क्योंकि उन लोगों को उन सारी चीजों से, उन सारे सोच से, सारी रणनीतियों से अलग रखा गया है। वरना आप सोचिए कि बिहार में इतने दिग्गज नेता होते हुए, इतने मुख्यमंत्री के कंटेंडर होते हुए और प्रधानमंत्री की रैली और प्रधानमंत्री का रोड शो फ्लॉप हो जाए। तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे ना। बिल्कुल, हम लोगों ने तो मुआयना किया था, एक दिन पहले भी किया था। जिस दिन प्रधानमंत्री आने वाले थे उस दिन भी हम लोगों ने ये बात कही, हम लोग बैरिकेडिंग देख करके हम लोग बताए थे ये बैरिकेडिंग है कि इतना बैरिकेडिंग बनाया गया है कि इसमें आपको गैप कहीं नजर नहीं आएगा, इतने लोग जुटेंगे, भीड़ काफी दिखाने के लिए ये बैरिकेडिंग बनाई गई है। लेकिन उल्टा उसका असर हो गया, क्योंकि लोग ही नहीं आए तो बैरिकेडिंग के लायक भी आदमी नहीं थे। मतलब आप समझ लीजिए कि एयरपोर्ट से लेकर के और बीजेपी कार्यालय तक ये 2.5 से 3 किलोमीटर का रेशियो मैक्सिमम बता रहे हैं। उस 2-2.5 किलोमीटर के रेशियो में अगर आपके पास 2000 आदमी भी हो जाए तो पूरा का पूरा जाम हो जाए, पैक हो जाए। लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। जितने बाबा पोस्टर और बैनर नजर आए उतना लोग भी नजर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ के पहले एक कहानी शुरू होती है, जिस कहानी की पटकथा जो है वो लिखते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम में कहीं गए हुए थे। उस कार्यक्रम से जब लौटते समय उनसे पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने एक शब्द में कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आने वाले समय के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार हैं। उन्होंने उसको सीमेंटेड करके और वहां से वो पटना चले आए। पटना आए तो पहले सुबह वो और उनके थिंक टैंक जो हैं, उनके हनुमान जो हैं अरुण भारती दोनों प्रधान मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं। और मिलने के बाद
बाहर निकलते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं, मीडिया तक को जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं देते हैं, जबकि वो मीडिया फ्रेंडली है जी। नहीं जवाब दिए। उस समय से हम लोग शोध करते रहे कि आखिर बात क्या है, बात क्या है, बात क्या है, आखिर करना क्या चाहते हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है। रणनीति खुल करके सामने आई जी। एक दिन के बाद पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया जी। वो प्रस्ताव क्या था? अपनी आइडेंटिटी, सबको छोड़ दीजिए ना, बाकी सब प्रस्ताव तो जनरल है जी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो अपनी आइडेंटिटी के साथ गठबंधन में रहना, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना जी। ये बातें हो गई और यहाँ से एक नई बात और शुरू हो गई कि दूसरे ही दिन मिल गया आशीर्वाद, पोस्टर लग गया, चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। बिहार में यह भी कह दिया गया कि अस्पताल की स्थिति कौन ठीक करेगा? चिराग करेंगे। पलायन कौन रोकेगा? चिराग देंगे। नौकरी कौन देगा? चिराग देंगे। सारा समस्या का निदान कौन करेगा? तो चिराग करेंगे। यानी कि सीधी तौर पे ये प्री प्लान था और इस पर चिराग पासवान ने कोई भी बयान देना उचित नहीं समझा जी। इसके बाद सेकंड कहानी शुरू होती है। उस कार्यक्रम के बाद चिराग पासवान का एक बयान आता है 2-3 दिन के बाद जी। जब एयरपोर्ट पे वो पहुंचते हैं तो फिर से वो इस बात को रिपीट कर देते हैं, वो कह देते हैं कि भतीजा हुआ है। बिल्कुल, मुलाकात होगी, मुलाकात भी करेंगे। इसका मतलब ये मत लगा लीजिएगा कि पॉलिटिकल मुलाकात है, व्यक्तिगत भी रिश्ते होते हैं जी। इस बात के बाद से सभी को समझ गए और उन्होंने जो कह दिया मीडिया को कि इस पर कोई गलत अर्थ मत लगाइएगा, तो मुलाकात अभी नहीं हुई है। लेकिन उसके ठीक बाद जी 2 घटनाएं घटी। एक 29 तारीख की बात जो हम बता रहे थे कि जो उन्होंने कहा कि भतीजा हुआ है, मिलने जाऊंगा, आशीर्वाद देने जाऊंगा जी, बधाई है। उसके बाद 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री जैसे ही रैली खत्म करते हैं, एक रैली शुरू कर देते हैं चिराग पासवान, और वहां आकर के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, जो कि आवश्यकता से अधिक बढ़ जाते हैं, माने अपेक्षा से अधिक 350 लोगों की बैठक थी और 2000 से अधिक लोग पहुंच गए। जो वहां प्रत्यक्षदर्शी जो है वो बताते हैं और हमारी टीम भी बताती है कि वहां 2000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। उन लोगों के सामने चिराग पासवान ने कहा कि आप लोग जरा भी टेंशन मत लीजिएगा, जरा भी चिंता मत कीजिएगा, हम सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसके ठीक बाद एक और मीटिंग होती है जी, 9 संकल्प के लिए जी। आप एक चीज बताइए कि 9 संकल्प की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल, जबकि सब कुछ ठीक ठाक है और ये स्टेप बाय स्टेप कदम उठाया जा रहा है। अचानक से चिराग पासवान मुख्यमंत्री के रेस में आ जाते हैं और आपने देखा होगा कि सर्वे के रिपोर्ट में भी अचानक से परिवर्तन आता है और जो चिराग पासवान सबसे पीछे थे वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं। जो 3 पॉइंट पे थे वो सीधा सम्राट चौधरी को पीछे छोड़ देते हैं। और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। उस कहानी की चर्चा भी हम करेंगे आपको, और विकास ने तो किया ही भी है अपनी खबरों में कि चिराग पासवान को लेकर के कितना असहज हो गए हैं सम्राट चौधरी। बिल्कुल, सम्राट चौधरी असहज तब भी हुए थे जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की दोस्ती बनी थी, तब भी असहज हुए थे। बहुत ऐसे समय है जो असहज होते हैं, तो होता है राजनीति में, तो अपने प्रतिद्वंदी को देख करके, उसके बढ़ते हुए कद को देख करके आपको असहजता होती है। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है कि चिराग पासवान 8 तारीख को एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। 9 संकल्प में क्या घोषणा करेंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हम इस पॉइंट पर आते हैं। आपके पास कोई अगर सामान हो जो आपके प्रयोग का नहीं हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है या वो आपके लायक नहीं है, तो आप क्या करते हैं? कबाड़ी है, छोड़ देते हैं। कबाड़ी आपके लिए है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए शाहाबाद का पूरा क्षेत्र कबाड़ी बन गया है। नीतीश कुमार के लिए भी निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन में सबके लिए। नीतीश कुमार के लिए तो शाहाबाद ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया है। हमेशा से नीतीश कुमार को शाहाबाद ने रिजेक्ट ही किया है और नीतीश कुमार जानते भी इस बात को है कि शाहाबाद के क्षेत्र में उनको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो उनमें उसमें कुशवाहा का ज्यादा मात्रा है, उसमें कुर्मी आपको खोजने से मिलेंगे उन सब क्षेत्रों में। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि शाहाबाद के क्षेत्र और 2020 के चुनाव जिसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं, हमने शाहाबाद और मगध की जो चर्चा की थी उसमें हमने 22 सीटों की चर्चा की थी। शाहाबाद में 22 सीटें हैं। उन 22 सीटों में 20 सीटें महागठबंधन जीत जाती हो और 2 सीट सिर्फ एनडीए गठबंधन को मिलता हो, तो इसका मतलब है कि ये एनडीए गठबंधन के लिए कबाड़ी है। और आप जानते हैं ना कि कचरा प्रबंधन भी आजकल होने लगा है। बिल्कुल। उसके लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए और उसके लिए आपको मिशनरी होनी चाहिए। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें शाहाबाद में कोई हाथ डालना, ऐसे उंगली डालना नहीं चाहता। सब डर रहे हैं।
भाजपा को लग रहा है कि शाहबाद में कैसे उंगली, जबकि अभी आप देखिए उपचुनाव में 4 की 4 सीटें जीती हैं जी। और इतना ही नहीं हुआ है, 2024 में जब नीतीश कुमार वापस आए तो एक पूरा जिला जो है जी, जो महागठबंधन के खाते में था, वो सारे विधायकों को अपने खाते में कर करके हुले हो रहा है, अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। लेकिन तब भी आप शाहबाद को जीत नहीं पा रहे हैं जी। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण अगर कोई है तो 50% 22 सीटों में से लगभग 10 से 11 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान है जी। बहुत मजबूती के साथ लड़े हैं। और इस पूरे क्षेत्र में अगर बात हम करते हैं रोहतास की, तो रोहतास में लगभग सभी सीटों पे चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे जी। बात करें हम आरा भोजपुर की, तो वहां भी उन्होंने उम्मीदवार उतारे। कैमूर की बात करें तो वहां भी उतारे। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं रोहतास की, तो वहां भी उतारे जी। सभी जगहों पर उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। उम्मीदवार उतार करके उन्होंने दिखाया कि वो अगर चाहें तो परिणाम को बदल सकते हैं जी। इन सारी बातों के साथ साथ चिराग पासवान को यह रास्ता नजर आ गया है कि इन 22 सीटों में से अगर मुझे 2200 सीट मिल जाती है तो मैं यहाँ से 22 सीट में 2 सीट मान लेते हैं, चलिए जीत गए, 2 सीट और जीत गए, 4 सीट हटा दीजिए, 18 सीटें अभी बच रही है जो आपके खाते में नहीं है जी। या फिर ये जो लोग जो आए हैं इनको अगर आप टिकट देते हैं, देख लीजिए कैमूर में जो लोग आए हैं, इसमें नाम बता देते हैं। मोहनिया से संगीता देवी आई है जी। संगीता कुमारी को पता है कि क्या किया गया है, बीजेपी ने उनको प्रवक्ता बना दिया है, अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। क्या वो चुनाव में जाएंगे तो बीजेपी उनको जिताने की गारंटी लेती है? मैं कह रहा हूं कि नहीं लेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां के लोगों ने संगीता कुमारी को वोट क्यों दिया था? वोट राष्ट्रीय जनता दल के लिए दिया था जी। और यहाँ अंतर किसने पैदा किया था? तो चिराग पासवान ने पैदा किया था। बात भभुआ की करें तो यहाँ से भरत बिंद है जी, ये भी आरजेडी छोड़ करके जेडीयू में चले गए हैं, भाजपा में जाने की बात कर रहे हैं, वहां से टिकट मांगने की बात कर रहे हैं। इनको कौन पसंद करेगा? दूसरा चैनपुर की बात करें तो चैनपुर में भी जो अभी वर्तमान में मोहम्मद जमा खां है, जीत करके आए थे बीएसपी से, क्या कर दिया? जेडीयू में चले गए हैं, मंत्री हैं, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ की जनता क्या उनको जेडीयू के लिए वोट की थी? नहीं किया था। यहाँ वो भी स्थिति है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में भी जो परिस्थिति है वो आप सीधी तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में आप सीट जीत करके आए हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल गढ़ है जी। तो ये टोटल जो कैमूर की 4 सीटें हैं, इन चारों सीटों पर कहीं ना कहीं अगर दिया जाता है, इसमें से जो सीटें बदल करके आई हैं 4 सीटें, इनमें से आप मोहनिया अगर देते हैं तो मोहनिया में भी उनका गढ़ है जी। भभुआ देते हैं वहां भी उनका गढ़ है। चैनपुर की बात करें तो वहां भी अपने उम्मीदवार देने निकलते हैं, लेकिन जमा खां का टिकट नहीं कटेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जदयू में एक मुसलमान, एकमात्र मुसलमान है जो पूरे एनडीए गठबंधन में जीत करके आए हैं जी। आज के डेट में तो उनको जेडीयू का ही कहा जाएगा। बाकी अगर आरा से लेकर के आप पूरा भोजपुर जिले की बात करें तो भोजपुर की 2 सीटें 2020 में जीत करके आए थे जी। आरा और बड़हरा जी, बड़ी मुश्किल से जीत करके आए थे। और भाजपा के विरुद्ध अपने उम्मीदवार चूंकि चिराग पासवान ने कम उतारे थे, गिनती से उतारे थे, तो इन सीटों पे आपकी जीत हो गई। लेकिन वहीं अगर तरारी की बात करें तो उपचुनाव यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन उस जीत में किसका हाथ था? चिराग पासवान का। इसके पहले की बात करें तो इसके पहले यहाँ से तरारी से सुदामा प्रसाद जीत करके आए थे जी। यहाँ क्यों नहीं आप चुनाव जीत गए जी? 2015 में भी और 2010 में भी। इसके बाद शाहपुर की बात करें तो ये पिछले 3 चुनाव से आपके हाथ से निकला हुआ है। 2010 में जीत करके आई थी मुन्नी देवी बीजेपी से, उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल से राहुल जीत करके, राहुल तिवारी जीत करके आ रहे हैं। इस सीट पर अगर आप 2020 में भी टिकट आप दे दिए होते ओरिजिनल आदमी को, यहाँ पर विश्वेश्वर ओझा की पत्नी चुनाव लड़ाने के लिए, उनके पुत्र हैं राकेश ओझा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं हुआ करते थे विश्वेश्वर ओझा, उनका झंडा लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। लेकिन मुन्नी देवी को टिकट देकर के, उन्हीं के परिवार की हैं मुन्नी देवी, उनको टिकट देकर के तीसरे नंबर पर चली गई और निर्दलीय लड़ी विश्वेश्वर ओझा की पत्नी, तो वो दूसरे नंबर पर आई और कड़ा टक्कर उन्होंने दिया है। यहाँ तक टक्कर दिया कि राहुल तिवारी को हारते हारते बचे जी। तो यहाँ की परिस्थिति भी है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो इस सीट पर अपना जमीन तलाश रहे हैं जी। बात जगदीशपुर की करें तो यहाँ भी एलजेपी चुनाव लड़ी थी और यहाँ भी अंतर पैदा हुआ, यहाँ से सीपीआई में जीत करके आई थी, ये सीट भी उनके लिए मुफीद है। संदेश की बात करें तो यहाँ भी एलजेपी लड़ी थी चुनाव, यहाँ से किरण देवी आरजेडी की जीत करके आई है। ये जितनी भी सीटें आप देख रहे हैं इसमें
जितनी सीटें जीत करके आई है राष्ट्रीय जनता दल या और भी सहयोगी दल जो महागठबंधन के थे, उन सभी में आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं या तो आरएलएसपी या एलजेपी, अधिकतर एलजेपी का, करीब 12 सीटों पे एलजेपी ने सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल को जिताने में मदद किया। और आंकड़े भी बहुत ऐसे चौंकाने वाले हैं कि जिसकी हमने पूरी चर्चा की, आप महाभारत में जाकर देख सकते हैं। महाभारत में शाहाबाद का जो हमने जिक्र किया है उसमें पूरी जानकारी हमने दी है। अब ये जो 22 सीटें हैं उस पर पूरी तरह से फोकस है। और ये 22 सीटें, अगर 22 में से अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें से आप हमने बताया ना कि 4 इधर ट्रांसफर हो गए हैं, 2 जीत करके आए थे तो 4 2 6 हो गया, और 1 सीट आप और जीते हैं तरारी वाला, यानी 8 सीट आपके पास हो गया। लेकिन अभी भी 14 सीट तो दूसरे के पास है। इन 14 सीटों को अगर तेजस्वी यादव के माफ कीजिएगा चिराग पासवान के खेमे में आप डाल देते हैं तो तेजस्वी यादव को हराने में, सीधा टक्कर देने में कहीं ना कहीं चिराग पासवान बेहतर परिणाम देंगे, अहम रोल देंगे। और इसमें अगर पूरी एनडीए गठबंधन का शक्ति लगेगा तो ये सीट जीतने में आपको पूरी तरह से सफलता मिल सकती है। और यही कारण है कि यहाँ पर कई कद्दावर नेता हैं। आप पूरा देख लीजिए कि ये एरिया जो है शाहाबाद और मगध का, यहाँ हम उंगली पर गिने जा सकते हैं नेता जो कि कम से कम ऐसे 30 नेता की को तो मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जो इस बार मगध और शाहाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसी तैयारी को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की ये डिमांड नहीं पूरी की, क्योंकि नीतीश कुमार से जहां जहां उनका 36 का आंकड़ा था वहां तो उन सेलेक्ट लेंगे, जमा खां वाली सीट वो छोड़ देंगे, उनको कोई उससे मतलब नहीं है। और भी 1-2 सीट है जिसमें जनता दल यूनाइटेड का बेहतर प्रदर्शन हुआ था, भले हार गई हो, लेकिन उन सीटों को वो छोड़ सकते हैं। अभी आप जैसे देख लीजिए कि मगध की 1 सीट है जो जहां वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तो इन सारी परिस्थितियों को बदल करके अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जो 8 तारीख को अपनी सभा करने वाले हैं, उस 8 तारीख को वो सीधे तौर पे अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो सीमेंटेड करने गए हैं सीएम कुर्सी, यानी नीतीश कुमार को उन्होंने अपना सीएम मान लिया है। तो नीतीश कुमार की कुर्सी कैसे मजबूत हो इसको लेकर के कहीं ना कहीं 8 तारीख को एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार को कुर्सी नहीं मिलती है तो चिराग पासवान उस कुर्सी के प्रबल दावेदारों में से एक सामने निकल करके आएंगे। 8 तारीख की सभा में आप देख लीजिएगा कि शाहाबाद से लेकर के मगध तक, और जो शाहाबाद से लेकर मगध तक आवाज जाएगी वो पटना को कैसे अछूता छोड़ सकती है, और पटना के साथ साथ पूरे बिहार, जो बिहार भर में ये आवाज गूंजेगी, वो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करेगी कि 40 सीटों की जो डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान, उन सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे। और उस मजबूत पकड़ के साथ साथ कम से कम ये हारी हुई जो सीटें एनडीए गठबंधन की है, इन 20 सीटों में से कम से कम ऐसी 14 सीटें हमें नजर आ रही है जिस पर चिराग पासवान कड़ी टक्कर दे सकते हैं और मैक्सिमम सीटें जीतने की संभावना रखते हैं। इसमें आपको बता दें कि जो सीटें थी शाहपुर की, ब्रह्मपुर की सीटें जो यहाँ थी, ब्रह्मपुर की सीट पर हुलास पांडे लड़े थे, सेकंड नंबर पे रहे थे। बक्सर की सीट यहाँ भी एक संभावना है, चूंकि ये सीट कई सालों से नहीं है। डुमरांव की सीट जो आपके साथ नहीं है, राजपुर की सीट जो आपके पास नहीं है, इन सभी सीटों को वापस लाने का मादा जो है वो चिराग पासवान में है। और यही कारण है कि उन्होंने पटना छोड़ करके शाहपुर आरा जाकर के उन्होंने कोशिश किया है कि शाहाबाद को वहां से साधें। ये वो शाहाबाद है जहां 2024 में आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटें हार गई थी एनडीए गठबंधन, और उसको अगर वो समेटना चाहते हैं, सहेजना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए का सही जो है वो शुभचिंतक कौन है और कौन एनडीए के लिए असल फाइट कर रहा है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, ऐसे योद्धाओं को पारितोषिक दिया जाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अगर चिराग पासवान को ये शाहाबाद का क्षेत्र दे देता है तो ये मान के चलिए कि शाहाबाद और मगध इन दोनों क्षेत्रों में अगर 25 से 30 सीटें अगर उनको मिलती है तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और रिजल्ट ला के देंगे, ये भी बात कही जा सकती है। मोदी का सपना है कि बिहार में एक बार बीजेपी के जो सीएम कैंडिडेट है वो हो सके। ये संभव नहीं लगता है अभी नहीं लग रहा है, लेकिन चिराग पासवान मोदी के हनुमान माने जाते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर है। मोदी का हनुमान जरूर है लेकिन भाजपा का हनुमान नहीं है। आप इस बात को नोट कीजिएगा। बिहार में जब नीतीश के बाद मुख्यमंत्री की बात होगी तो भाजपा का नहीं बल्कि चिराग पासवान खुद कहेंगे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और आप देख लीजिएगा कि यहाँ से उनके नरेंद्र मोदी का हनुमान रहेंगे, लेकिन बिहार में आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है, कई पार्टियां हैं जो केंद्र में अलग हैं और बिहार अपने राज्य में लड़ती हैं। ये स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। और नीतीश कुमार के जो वैकल्पिक और कहा जाए कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी की बात करें तो उसमें आप नंबर 1 में आप रख सकते हैं चिराग पासवान, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
चलिए, तो भीतर की बात आप देख रहे थे, जहां चिराग पासवान जो है खुद नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग करने लगे हैं। और चिराग पासवान नीतीश कुमार का जो किला है, और ये फील्डिंग क्यों कर रहे हैं विकास, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये फील्डिंग इसलिए कर रहे हैं कि यदि आपके पास, आपको मैं जानता हूं और ये दे दूं आपके पास कि आपके पास रखे रहिएगा, तो मुझे इस बात का एहसास होगा कि ये आपके पास सुरक्षित रहेगा। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे वापस ले लूंगा। तो वो जानते हैं कि भाजपा के पास चला जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। हमारे यहाँ मुकेश को कोई सामान दे दीजिए, तो मुकेश जी को कोई सामान दे, सामान भूल जाइए, क्योंकि उनको खुद याद नहीं रहता है कहाँ रखते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी लोग हैं कि उनको सामान दीजिएगा तो सुरक्षित जगह पर रहता है, और जब आप मांगिएगा ना कि कहाँ है मारकर, तो तुरंत आपके सामने कोई ला करके दे देगा। वही स्थिति इंडिया गठबंधन में भी है। नीतीश कुमार के पास वो सीट सीएम की सुरक्षित है, बाकी किसी के पास जाएगी, भाजपा के पास जाएगी। भरोसा नीतीश कुमार का भरोसा इस वक्त चिराग पासवान पर है, उस चिराग पासवान पर जिसे खुद चिराग पासवान नीतीश कुमार को दिन भर जानते हैं ना। डर उसी से लगता है ना जो आपको डैमेज कर सकता है। जी, जो आपसे कमजोर से डर लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो चिराग पासवान के बढ़ते कद को देखते हुए नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि चिराग पासवान को अपना बना लो। और जैसे ही चिराग पासवान नीतीश कुमार के अपने हुए, चिराग पासवान पूरी तन मन धन के साथ जो है नीतीश के लिए फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और शाहबाद, वो किला जहां पर आज तक बीजेपी हो या नीतीश कुमार, वो अपना फतह नहीं कर पाए, अब वो किला को चिराग पासवान फतह करने के लिए निकले हुए हैं और नीतीश कुमार को दोबारा कुर्सी पर बैठाने के लिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।